हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। करियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ एचएसएससी क्लर्क का जो 5/2019 था पेपर था, उसका सर डिस्कशन हम एमसीक्यू का डिस्कसन करने वाले हैं। तो आज हम आपके लिए जीके का, इंग्लिश का और हिंदी का जो पेपर है वो लेकर आए हैं। तो ये क्या होगा, 21 सितंबर 2019 का जो इवनिंग शिफ्ट है उसका एग्ज़ाम ये है। तो आज हम करियर पॉइंट पे आपके लिए एग्ज़ाम लेकर आए हैं। इस पर जो जीके के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के होंगे, हिंदी के क्वेश्चन होंगे, वो हम आज के आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या है, ताकि आगे वाले जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए तैयारी करने में एक अंदाज़ा हो जाए, कैसे क्या हो जाए, एक तरह से आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि कैसे कैसे एग्जाम्स एचएसएससी में पूछ जाते हैं, कल कैसे कैसे क्वेश्चंस। तो वो क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। जीके के होंगे, हम इंग्लिश के करवाएंगे और उसके साथ साथ हिंदी के क्वेश्चंस भी हम आपके लिए करवाएंगे। तो अगर आप चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आपको क्या कुछ उसमें डिस्कशन में क्या कुछ नया चाहिए, क्या कुछ उसमें चेंजेस वगैरह चाहिए आगे अगले, क्योंकि हर संडे को हम एक इसमें एचएसएससी कलर का एक जो पेपर आएगा, एक शिफ्ट का पेपर हम आपको लेकर आएंगे। अभी आपके लिए जो राजेश सर हैं, राउडी सर जिन्हें कहते हैं, तो राउडी सर ने भी आपको एक पेपर करवा दिया है। उसमें रीजनिंग या और एचएसएससी के साथ साथ रीजनिंग हरियाणा जी के आपको करवाई है। तो ये क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं, मैथ वगैरह के क्वेश्चन आपको जो अक्षय सर है वो आपको करवाने वाले हैं। तो चलिए आज हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल को और बेल आइकन को हिट कर लिया होगा, ताकि हमारे चैनल से जुड़ी हुई जो भी नोटिफिकेशन है वो सभी आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा जीके का जो नेशनल जीके का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ये हमने जो एम सेट है वो उठाया है। इसका 21 सितंबर का जो इवनिंग एग्जाम था, इवनिंग शिफ्ट का, उसका हमने एम जो वो उठाया है। उसमें क्वेश्चन नंबर 26 है ये। तो ये आप देख लेना क्वेश्चन नंबर कौन सा वगैरह था, मैं एक बार बस आपको बता दिया है। एम शिफ्ट से हमने क्वेश्चन उठाए हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, तो पहला क्वेश्चन हमारा पॉलिटी से ही है। सब्जेक्ट्स बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, तो ये गवर्नमेंट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, कैन मेक लॉज। तो वो कौन सा इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी सब्जेक्ट लिस्ट है जिसके ऊपर दोनों गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके ऊपर कानून बना सकते हैं। तो पहला क्या है, यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट। हमारा ऑप्शन नंबर बी है रेजिड्यूरी सब्जेक्ट। ऑप्शन सी है हमारा स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, या ऑप्शन डी है हमारा कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट। तो जल्दी से बताइए आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है। यूनियन लिस्ट हो सकता है, रेजिड्यूरी, स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो दोनों सरकारें उसके ऊपर बना सकती हैं कानून, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट उसके ऊपर कानून वगैरह बना सकते हैं। तो ऐसा कौन सा जो लिस्ट है, कौन सी लिस्ट में वो आता है, यूनियन लिस्ट में आता है, रेजिड्यूरी लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है या कंकरेंट लिस्ट में आता है, कौन से सब्जेक्ट लिस्ट में आता है, ये आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट में क्या आता है, जो हमारा जो दोनों सरकारें इसके ऊपर बना सकते हैं, यूनियन की सरकार हो या फिर स्टेट की सरकार हो, दोनों सरकारें उसके ऊपर कानून बना सकती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसीज involved in बेपी कोलंबो। तो बेपी कोलंबो के नाम से एक मिशन है, बेपी कोलंबो मिशन। एन अनमैन्ड, अनमैन्ड का मतलब हो गया जिसमें कोई व्यक्ति नहीं गया है, उसमें सिर्फ क्या है, मशीन गई है, स्पेसक्राफ्ट गया है।
जिसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। स्पेसक्राफ्ट कैरिंग टू प्रोब्स इनटू ऑर्बिट ऑफ मरकुरी। तो ये जो मरकरी के ऊपर बेपी कोलंबो के नाम से मिशन भेजा गया था, उसका अनमैन्ड ये स्पेसक्राफ्ट मिशन था, जिसमें 2 प्रोब उन्होंने वो लेके गए थे। तो ये कौन सी 2 एजेंसीज का मिल करके क्या है, स्पेस एजेंसीज कौन सी इसमें इन्वॉल्व है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन हम आपके सामने रख रहे हैं, इसरो एंड नासा। ऑप्शन बी है हमारा यूरोपियन एंड जापान स्पेस एजेंसीज। सी है हमारा नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। एंड डी है हमारा नोटा। नोटा क्या होता है, नन ऑफ द अबोव। तो आगे मैं क्वेश्चंस में नोटा ही यूज करूंगा। अभी एक बार बता देता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है, नन ऑफ द अबोव ही नोटा के लिए यूज होता है। तो आपको बताना है कि कौन सी स्पेस एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं बेपी कोलंबो मिशन में, जो कि क्या हुआ था, स्पेसक्राफ्ट एक कैरिंग मिशन है जिसको ऑर्बिट ऑफ मरकरी के चारों तरफ क्या लगाएगा, एक तरह से चक्कर लगाएगा। तो ये कौन सी 2 एजेंसीज का इन्होंने मिलकर के क्या बनाया, अपना मिशन बनाया है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूरोपियन एंड स्पेस, जो जापान स्पेस एजेंसीज है, उन्होंने मिलकर के क्या है, ये जो बनाया है, ये मिशन है वो स्टार्ट किया है, ये लॉन्च किया है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था जो हमारा एचएससी का कल का एग्जाम था उसमें। तो यहाँ तक इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मैं ये जो क्वेश्चन है ये आपको ऑनलाइन भी आपको कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन क्या है, आपको एक तरह से याद करवाना जरूरी था कि कैसे किस तरह से क्वेश्चन वगैरह आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बीज बचाओ अभियान, सेव द सीड के नाम से क्या था, ये अभियान था, एक कैंपेन लॉन्च किया गया था। was initially started in, तो कहाँ स्टार्ट किया गया था इसके बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, बिहार। ऑप्शन बी है उत्तराखंड। ऑप्शन सी है हमारा मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी है हमारा वेस्ट बंगाल। तो जल्दी से बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। 4 ऑप्शन आपके सामने, इनमें से देखना आपको कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है। जल्दी से बताइए इसमें बीज बचाओ अभियान कहाँ लॉन्च किया गया था, सेव द सीड जो एक तरह से अभियान है उसको कब लॉन्च किया गया था, कहाँ लॉन्च किया गया था, ये आपको बताना है। ये हमारे एचएससी के कल में क्वेश्चन आया हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि जो भी अभियान है, जो भी स्कीम है वो लॉन्च की जाती है सरकार के द्वारा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर कहाँ है। इसका आंसर है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में कहाँ लॉन्च किया गया था, क्या लॉन्च किया गया था, बीज बचाओ अभियान जो सबसे पहले कहाँ लॉन्च किया गया था, हमारा उत्तराखंड में लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धिज्म से रिलेटेड आया हुआ क्वेश्चन इसमें। तो इसमें कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग
इज ट्रू विद रिगार्ड टू महायान कल्ट ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म में दो कल्ट होते थे, इसमें महायान जो कल्ट है उसके बारे में बताया गया है। तो महायान कल्ट में क्या कुछ इसका कौन से कौन की क्वालिटी होती थी ये आपको बताना है। दे रेफर एज ग्रेटर व्हीकल, ओरिजिनल फॉलोवर्स कौन से थे? जो दूसरे एक तरह से धर्म, जो इसका दूसरा कल्ट था महायान के अलावा, जिन्होंने शुरुआत में बुद्धिज्म स्टार्ट किया था, तो उनके बारे में बताया गया है। वर कॉल्ड लोअर कल्ट। ऑप्शन सी क्या कह रहा है हमारा? वर्शिप ऑफ बुद्धाज इमेज was an important tradition। और ऑप्शन डी क्या कर रहा है? ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से बताइए इसमें कौन सा क्वेश्चन ठीक है, कौन सा जो महायाना कल्ट का एक तरह से क्या है उसके बारे में सही बात है इन चारों में से। दे रेफर एज ग्रेटर व्हीकल, या मतलब क्या है, वो बड़े एक तरह से साधन के तौर पर अपने आप को मानते थे। ओरिजिनल फॉलोवर्स को वो छोटे एक तरह से जो लोअर एक तरह से क्या मानते थे? लोअर व्हीकल मानते थे इसको। यहाँ पे लोअर व्हीकल आएगा, सॉरी लोअर कल्ट नहीं आएगा। मतलब खुद को वो बड़ा व्हीकल मानते थे, एक तरह से साधन मानते थे, और जो दूसरे फॉलोवर थे, ओरिजिनल फॉलोवर थे, उनको वो लोअर व्हीकल मानते थे। और जो वर्शिप है बुद्धा की जो इमेज थी उसको एक तरह से इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन वहाँ पे माना जाता था। तो ये आपको बताना है कौन सा ठीक है इसमें, ये इनमें से कोई एक ठीक है या चारों ठीक है। तो कोई ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन ठीक है ये आपको बताना, जल्दी से बताइए आप कौन सा ठीक है। तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड कंसेप्ट है, आपने जो अक्षय सर ने भी बताया होगा इसके बारे में, जो हमारे हिस्ट्री की क्लास लगी थी थोड़े दिन पहले, मैंने ही पढ़ाई थी। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी ये सभी ट्रेडिशंस उसमें महायान कल्ट में क्या थे? फॉलो होते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। क्वेश्चन 5 क्या है? Who wrote the book? तो एक में बुक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अमुक्या, अमुक्ता मलयदा, ये बुक है, ये किसने लिखी थी आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कृष्ण देव राय, ऑप्शन बी है पुलाकेशिन, ऑप्शन सी है हमारा चंद्रगुप्त, या ऑप्शन डी है हमारा समुद्रगुप्त। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन इसके लिए ठीक है। किसने बुक लिखी थी ये? अमुक्ता मलयादा,
कृष्णदेव राय ने लिखी थी, पुलकेशिन ने लिखी थी, चंद्रगुप्त ने लिखी थी या समुद्रगुप्त ने लिखी थी? किसने लिखी थी? जल्दी से बताइए, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, 5 सेकंड में आपके पास टाइम है, जल्दी से बताना आपको कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक हो सकता है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर कौन सा ठीक है। इसका आंसर है ठीक कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय ने लिखी थी अमुक्तम मलयादा। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं अभी। व्हाट इज द करेक्ट रीजन ऑफ द आउटब्रेक ऑफ कोल्ड वार? तो कोल्ड वार जो हुआ था उसकी सिचुएशन उसकी क्या थी, उसकी मेन जो उसका रीजन क्या था उसके बारे में बताना है हमें। डिफीट ऑफ एक्सिस फोर्स। तो इसमें 2 प्रकार की फोर्स होती थी, एक थी एक्सिस फोर्स, एक दूसरी फोर्स थी। तो इन द वर्ल्ड वार सेकंड, तो वर्ल्ड वार सेकंड जो हुआ था उसमें एक्सिस फोर्स का डिफीट होना, बी emergence of USA and USSR as rival powers। तो राइवल पावर क्या होता है? मतलब आपस में कंपिटिटिव पावर्स होती हैं। तो अब दोनों अपने आप को बड़े पावर बनाना चाहती थी। तो यूएसए और यूएसआर के का उभर कर आना, बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, या डी ऑफ इन्वेजन ऑन पर्ल हार्बर बाय जापान। तो कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक हो सकता है? कौन सा रीजन था जो आउटब्रेक हुआ था, कोल्ड वार हुआ था, उसकी शुरुआत होने का कौन सा रीजन था? जो एक्सिस फोर्स थी उसका वर्ल्ड वार सेकंड में हार जाना, यूएसए और यूएसएसआर का एक तरह से राइवल पावर्स में क्या है इमरजेंस होना, उसका उभर कर आना दोनों का आपस में, या फिर जो हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे यूएसए के द्वारा, या जो पर्ल हार्बर का इन्वेजन यानी कि वहां पर हमला हुआ था, आक्रमण किया गया था जापान के द्वारा। तो जो आपको बताना है कौन सा रीजन इसमें ठीक था, क्या कारण था कोल्ड वार स्टार्ट होने का, ये बताना आपको, जल्दी से बताइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन सा हो सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एमरजेंस ऑफ यूएसए एंड यूएसएसआर एज राइवल पावर्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जो यूनाइटेड सोवियत संघ है उसका क्या है, एक तरह से निकल कर आना, एमरजेंस का उनका निकल कर आना राइवल पावर के तौर पर। यही रीजन था उनका कोल्ड वार का जो स्टार्ट होना। कोल्ड वार कहाँ था? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में ही चल रहा था। तो ये क्वेश्चन आपके द्वारा आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आपके हिसाब से पूछे गए हैं एचएससी कल के एग्जाम में। आपको अगर आप थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी तो आप इसके क्वेश्चंस का ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी हैं जिनका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया था, वो इज द प्रेजेंट सीईओ ऑफ पेप्सिको। तो पेप्सिको का आपको नाम पता होगा, पेप्सी आती है, तो उसके करंट सीईओ कौन है ये पूछा गया था क्वेश्चन एचएससी कल के इवनिंग शिफ्ट में जो 21 सितंबर का एग्जाम था। ये जो अभी सीईओ उनके उस टाइम पे थे वही सीईओ अभी हैं। तो आपको ये करंट में अभी भी क्या है पता होना चाहिए कि अभी कौन है, जो वहाँ थे वही इसी टाइम भी अभी भी वो हैं। तो बताइए पेप्सिको के करंट सीईओ कौन है? ये अभी भी वही सीईओ है जो उस टाइम पे पेपर के टाइम पे थे। इंदिरा नुई है, रेमन लगवाटा है, शांतनु नारायण है, या इनमें से कोई नहीं, नोटा नन ऑफ द अबव। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है, सीईओ कौन है पेप्सिको के? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर कौन है। इसका आंसर है
रेमन लगवार्टा, तो ये कौन है, प्रेजेंट सीईओ है पेप्सिको के, अभी सीईओ चल रहे हैं ये भी अभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही है, बाय विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन तो यहाँ पे ये अमेंडमेंट है, बाय विच, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी अमेंडमेंट की गई थी जिसके द्वारा द राइट टू प्रॉपर्टी, तो इसके बारे में मैंने बताया है, काफ़ी डिटेल में बताया है कि राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड, तो क्यों रिमूव किया गया था और इसका क्या है, कब कौन सी उसके थ्रू इसको रिमूव किया गया था। तो देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है पॉलिटी का, पहले ही जो क्वेश्चन 200 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी 7 क्वेश्चनों में से, इसलिए मैं कहता हूँ पॉलिटी का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बड़े ध्यान से देखना होता है। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो जो फंडामेंटल राइट्स थे उसमें से क्या है, पहले राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, उसको रिमूव कर दिया गया था। कौन से अमेंडमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन में की गई थी जिसके द्वारा इसको रिमूव किया गया था, ये आपको बताना है। 44th, 76th, 46th या 72nd, तो कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू इसको क्या रिमूव किया गया था। जो ये हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था इसको फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया था, कौन से अमेंडमेंट में इसको निकाला गया था ये आपको बताना है। 44th में, 46th में, 76th में, 72nd में, कौन सी में निकालना है, जल्दी से बताइए। 2 क्वेश्चन अभी 8 क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के आ चुके हैं, इसलिए कहता हूँ मैं पॉलिटी पढ़ लिया करो टाइम पे। अभी प्रेसिडेंट का टॉपिक हमारा खत्म हुआ, उसको पढ़ लेना अगर नहीं पढ़ा है तो आपने। कल से हम वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक हमारा स्टार्ट करने वाले हैं और सैटरडे को फिर उसके ऊपर क्विज भी लेकर आऊँगा मैं। देखता हूँ कितने क्वेश्चन कौन जवाब देता है, कितने और कितने सही किसके होते हैं क्वेश्चन। जल्दी से देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए 44। तो 44 जो अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में उसके द्वारा इसको हटा दिया गया था, जो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट हमारा, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट जो एक तरह से दिया गया था उस टाइम पर। अभी 44 में तो हटा दिया गया था, आपको ये बताना है अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो ये 44th अमेंडमेंट एक्ट कब हुई थी। तो जो 44वीं अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में वो कब की गई थी आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में आप हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हु ओन द वुमेन सिंगल टाइटल, टेनिस का ये टाइटल था एट द तो जैसा आपको पता है कि 2019 में विंबलडन चैंपियनशिप हुई थी, तो उसमें से किसको वुमेन सिंगल टाइटल था टेनिस का वो मिला था। तो क्योंकि 2020 की हुई नहीं है तो ये क्वेश्चन आज भी इम्पोर्टेंट है, अभी भी इम्पोर्टेंट है, जितने एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2020 की जब होगी तो अब होगी। पहला है सेरेना विलियम्स, ऑप्शन बी है वीनस विलियम। तो ये दोनों विलियम सिस्टर्स हैं जो दोनों क्या हैं टेनिस की एक तरह से काफ़ी अच्छी प्लेयर हैं, काफ़ी टूर्नामेंट से जीत चुकी हैं। ऑप्शन सी है हमारा साइमोना हैलेप या ऑप्शन डी पेट्रा क्विटोवा। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक है। विंबलडन जो चैंपियनशिप हुई थी 2019 में उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था, सेरेना विलियम्स ने, वीनस विलियम्स ने, साइमोना हैलेप ने या पेट्रा क्विटोवा ने, किसने जीता था। जल्दी से बताइए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर हम। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर कौन सा ठीक है। तो इसका आंसर ठीक है ऑप्शन नंबर सी साइमोना हैलेप। तो साइमोना हैलेप ने क्या जीता था, विंबलडन का जो 2019 की चैंपियनशिप हुई थी वो साइमोना हैलेप ने जीती थी। क्वेश्चन नंबर 10 पे देख लेते हैं क्या है।
व्हाट इज PSLV स्टैंड्स फॉर? तो ये इसरो का एक क्या है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसरोज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसका फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। पहला है पेलोड ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन बी है पोलर सरफेस ऑब्जेक्ट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन सी क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ऑप्शन डी क्या है, नोटा। तो PSLV की फुल फॉर्म आपको बतानी है। एक इसरो का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, तो क्या होगा, पेलोड ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सरफेस ऑब्जेक्ट लॉन्च व्हीकल, या फिर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कौन सा ऑप्शन ठीक है ये आपको बताना है। PSLV की फुल फॉर्म क्या होती है। इसरो की फुल फॉर्म क्या आती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो क्या है, इसरो का एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है PSLV। उसका फुल फॉर्म हमें बतानी है कौन सा व्हीकल है ये। थोड़ा बहुत तो हिंट आपको पता चलेगी क्या होगा, SLV का फुल फॉर्म क्या होगी। आपको ये बताना है P का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे P का तो देख लेते हैं, पेलोड ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सरफेस ऑब्जेक्ट लॉन्च व्हीकल, या फिर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका क्या है आंसर होगा, जो PSLV है। PSLV की फुल फॉर्म क्या होगी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये इसरो का एक लॉन्च व्हीकल है जिसके थ्रू जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो लॉन्च की जाती हैं इसरो के द्वारा। तो अभी जो लेटेस्ट लॉन्च किया गया था हमारा मिशन, उसके बारे में आपको बताना है, उसके कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सा मिशन जो लॉन्च किया गया था जो फेल हो गया था, जिसको 95% क्या है उन्होंने सफलता हासिल कर ली थी, लेकिन वो जो उसका लैंडर था वो लैंड करने में असफल रहा था। जो ऑर्बिटर था वो कक्षा में अच्छे से स्थापित हो चुका था। तो जल्दी से बताना है इसका क्या, कौन सा वो मिशन लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन 11th पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो कौन सा एक वातावरण का ऑर्गेनाइजेशन है, वातावरण से रिलेटेड जो काम करता है, हैज लॉन्च्ड, जिसने लॉन्च किया है द क्लीन सी कैंपेन। तो एक समुद्र को साफ करने के लिए कैंपेन लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये लॉन्च किया है, सी वेब, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी है हमारा ब्लू वेंचर्स, या ऑप्शन डी ओशियन कंजर्वेंसी। तो बताना है कौन सा इसमें ठीक है, कौन से जो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्लीन सी कैंपेन लॉन्च किया गया है इसके द्वारा। तो पर्यावरण संगठन है ये जिसने साफ समुद्र एक अभियान लॉन्च किया गया है। तो सी वेब यानी समुद्री वेब, यूएन इन्वायरमेंट, ब्लू वेंचर्स, या ओशियन कंजर्वेंसी, कौन से ये किसने क्या ये लॉन्च किया है ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है
ऑप्शन नंबर बी, यूएन इन्वायरमेंट। तो यूएन इन्वायरमेंट ने ये जो प्रोग्राम है, ये कैंपेन है जो लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है, इज ए फ्लैगशिप क्लास की ये क्या है, एक स्पेस टेक्नोलॉजी है, स्पेस का टेलीस्कोप है ऑफ विच ऑफ द स्पेस एजेंसीज। तो कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने क्या है, ये जिसका ये फ्लैगशिप टेलीस्कोप है, स्पेस टेलीस्कोप है, ये आपको बताना है। तो ये क्या नाम है उसका, चंद्रा एक्स जो ऑब्जर्वेटरी है, ये किसकी है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपके पास नासा, ऑप्शन बी है आपके पास रोसकोस्मोस। नासा अमेरिका की है, रोसकोस्मोस रशिया की है, और इसरो इंडिया की है, और डी नोटा ये किसी का नहीं है। तो जो किसी का नहीं है वो किसका है, नोटा का, वो नन ऑफ द अबव में आ जाता है। आपको वोट डालते वक्त भी आता होगा ऑप्शन कि आपको किसी में से भी नहीं चुनना है जो ऊपर वाले हैं, तो आप नोटा के ऊपर वोट डाल सकते हैं, उसमें वोट किसी को नहीं जाएगा, तो नोटा को जाएगा। तो जल्दी से बताइए इसमें कौन सा है, चंद्रा एक्स लेबोरेटरी किसकी, ऑब्जर्वेटरी किसकी है, तो किसका एक टेलीस्कोप है, फ्लैगशिप क्लास स्पेस टेलीस्कोप है। ये कौन सी स्पेस एजेंसी का है, नासा का है, रोसकोस्मोस का है, इसरो का है, या किसी का नहीं है, और किसी एजेंसी का इनमें से नहीं है किसी का। तो जल्दी से बताइए क्या इसका ऑप्शन ठीक हो सकता है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नासा। तो ये नासा का टेलीस्कोप है, नासा की क्या है एक तरह से, और जो चंद्रा एक्स लेबोरेटरी है, ऑब्जर्वेटरी है, ये नासा का एक स्पेस टेलीस्कोप है। आप इन क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं, या फिर आपको ऑनलाइन भी कहीं भी आप सर्च करोगे एचएसएससी के एग्जाम के नाम से, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन वगैरह थोड़ी बहुत मिल जाती है, वहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा कि इसका आंसर ये क्यों आया। क्वेश्चन नंबर 13 पे देख लेते हैं। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो एचएसएससी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछती है जो स्पेस से रिलेटेड जो भी एजेंसीज वगैरह हैं, या फिर जो इंडिया की एक तरह से एजेंसीज हैं, स्पेस एजेंसीज से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पूछ जाते हैं। पॉलिटी से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछती है। तो जीके में आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन यहाँ पे अभी तक आ चुके हैं, 4 से 5 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। तो एक तरह से रॉकेट लॉन्च व्हीकल है ऑफ इसरो, निक नेम्ड एज बाहुबली। तो बाहुबली आपने मूवी देखी होगी, काफ़ी अच्छी मूवी है। तो इसमें आपको ये बताया गया है कि जो स्पेस रॉकेट है, स्पेस लॉन्च व्हीकल है, उसका नाम जो रॉकेट है जो उसका नाम रख दिया गया है बाहुबली। तो आपको ये बताना है कि वो कौन सा रॉकेट है जिसका नाम बाहुबली रखा गया है। GSLV MK3 का मतलब क्या है यहाँ पे, मार्क 3। ऑप्शन बी क्या है, स्क्रैमजेट इंजन TD, या फिर ऑप्शन सी RLV रॉकेट लॉन्च व्हीकल TD, या ऑप्शन डी क्या है, नोटा। तो बताइए बाहुबली कौन से इसका लॉन्च व्हीकल का नाम है, JSLV MK3 का है, स्क्रैमजेट इंजन का है TD का, या फिर रॉकेट लॉन्च व्हीकल TD का है, या फिर इनमें से किसी का नहीं है, किसी और का है। क्या जा नाम है, बाहुबली कौन से लॉन्च व्हीकल का नाम है, ये आपको बताना है। जल्दी से करिए इसको, फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा जीके का। तो 14 क्वेश्चन टोटल नेशनल जीके से यहाँ पे आए हुए थे, स्टैटिक जीके से, नेशनल जीके से, करंट अफेयर से। हमारा जो एचएसएससी का इवनिंग शिफ्ट था 21 सितंबर 2019 का। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। ए ऑप्शन नंबर ए, GSLV मार्क 3 टर्बो। तो एक तरह से क्या है, GSLV मार्क 3 क्या है इसका नाम रखा गया है
बाहुबली, तो बाहुबली किसका नाम है? JSLV मार्क 3 का, ये इसरो का एक लॉन्च व्हीकल है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच ईयर डिड कोलंबस रीच्ड द आइलैंड ऑफ, तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। तो ये पूछ रहे हैं कि वेस्ट इंडीज के जो आइलैंड था उस पर कब पहुंचा था जो हमारा कोलंबस था? ऑप्शन ए 1492, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1498 या ऑप्शन डी 1520। तो कोलंबस जो आइलैंड वेस्ट इंडीज का आइलैंड था उस पर कब पहुंचा था ये आपको बताना है, कौन से साल में पहुंचा था? 1492 में पहुंचा था, 1556 में पहुंचा था, 1498 में या फिर 1520 में? जल्दी से बताइए। आज का लास्ट क्वेश्चन है जीके का, फिर हम इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए 1492। तो 1492 में कोलंबस क्या आया था? ये निकला तो था इंडिया की खोज में, लेकिन पहुंच गया था वेस्ट इंडीज के आइलैंड पे। तो 1492 में इसको ये वहां पे पहुंच गया था। और वेस्ट इंडीज की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। ये इंडिया की खोज में निकला था वहां से, अमेरिका से, सॉरी अमेरिका से नहीं, वहां से क्या है ये यूरोप से निकला था और पहुंच गया वेस्ट इंडीज। ये ईस्ट आने की बजाय वेस्ट पहुंच गया था इसका, इसलिए इंडिया, वहां इंडिया खोजने गया था तो उसका नाम वेस्ट इंडीज रख दिया गया क्योंकि वेस्ट में मिला था वो। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। ये इंग्लिश के क्वेश्चन अभी शुरू हो गए हमारे। पहला क्वेश्चन है, हमें एरर बताना है कौन से पार्ट में है। फाइंड द एरर। तो क्वेश्चन सेंटेंस देख लेते क्या है। इसमें कह रहा है नाइदर ऑफ द टू मैन वर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आपको बताना है कौन से ऑप्शन में गलती है। पहला ऑप्शन है नाइदर ऑफ द टू, ऑप्शन बी है हमारा ऑफ द टू मैन वर। तो इन्होंने ऐसे ही पूछा हुआ है, एक दो वर्ड आगे पीछे करके, और ये पूछ लिया कि इनमें से बताओ कौन से सेंटेंस में गड़बड़ है। ऑफ द टू मैन या डी नो एरर। तो ये क्वेश्चन ऐसा आया है, मैंने वैसा का वैसा लिख दिया है। तो इसमें एरर बताना है कौन से जो ऑप्शन है उसमें एरर है। नाइदर ऑफ द टू मैन वर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इसमें नाइदर ऑफ द टू में है, ऑफ द टू मैन वर में है, या फिर ऑफ द टू मैन में है, या फिर किसी में भी एरर नहीं है। तो आपको बताना है कि कहाँ पे एरर है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो नाइदर ऑफ द टू मैन, इसमें क्या है ऑफ द टू मैन वर में ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे नाइदर ऑफ द टू मैन वाज आएगा, यहाँ पे वर नहीं आएगा। क्योंकि क्या है ये नाइदर ऑफ द में क्या आ गया, एक सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर क्या है ये सिंगुलर है, तो इसलिए क्या है यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे देख लेते हैं क्या आएगा। तो इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है आपको कि एक वर्ड मतलब पूरी सेंटेंस के बाद बदले एक वर्ड अगर आपको यूज करना है तो क्या वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा यहाँ पे। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको करना है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इंग्लिश हिंदी में अगर बोले तो इसको गेन और प्रॉफिट ओवर एंड अबोव वंस सैलरी और वेजेस। तो बताना है इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या होगा इस सेंटेंस का। ए
परक्यूसाइट, बी सरप्लस, सी टर्नओवर, या फिर डी इन्वेस्टमेंट। तो जल्दी से बताइए, गेन और प्रॉफिट ओवर एंड वो वन सैलरी और वेजेस है, तो उसके ऊपर क्या इसका सेंटेंस को वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? आप कैसे कर सकते हैं? परक्यूसाइट कहेंगे, सरप्लस कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे? टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट। कौन सा वर्ड इसमें ठीक होगा? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परक्यूसाइट। तो परक्यूसाइट इसका क्या है? सही मतलब है, सही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे बढ़ते हैं। अभी जो आने वाले 3 क्वेश्चन है उसमें क्या होगा? फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स आपको भरने हैं। यू कांट स्टॉप मी डैश व्हाट आई डू, सॉरी व्हाट आई वांट। तो इसका ऑप्शन ए है डूइंग, ऑप्शन बी है दैट आई डू, ऑप्शन सी है डू, या फिर डी है टू डू। जल्दी से बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूं हमारा। ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स ही है। वी डैश बाय ए लाउड नॉइस ड्यूरिंग लास्ट नाइट। ऑप्शन ए है woke up, were waking up, being are woken up, या डी वर वोकन अप। जल्दी से बताइए इसमें क्या हो सकता है। यू कांट स्टॉप मी डैश व्हाट आई वांट। तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें ऑप्शन होगा हमारा डूइंग। तो यू कांट स्टॉप मी डूइंग व्हाट आई वांट, तो मतलब तुम मुझे जो मैं करना चाहता हूं वो करने से नहीं रोक सकते। तो यहाँ पे प्रॉपर वर्ड क्या होगा? हमारा डूइंग। नेक्स्ट हमारा वी डैश बाय ए लाउड नॉइस ड्यूरिंग लास्ट नाइट, यानी कि वो या एक तरह से हम ही है। अगर वर्ड क्या है वोकन अप, वो तो क्या है? हम पिछले रात को क्या है एक लाउड नॉइस हुआ था, उसकी वजह से उठ गए। तो कौन सा वर्ड इसमें ठीक होगा? वोकअप होगा, आर वोकन अप होगा, वर वेकिंग अप होगा, या वर वोकन अप होगा? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। वर वोकन अप। तो इसमें क्या होगा कि लास्ट नाइट की बात कर रहा है, पास्ट आ रहा है, तो वर वोकन अप यहाँ पे आएगा। वर वोकन अप क्या है? परफेक्ट वर्ड यहाँ पे होगा कि वी वर वोकन अप बाय ए लाउड नॉइस। तो हमें क्या है? एक लाउड नॉइस आया था लास्ट नाइट को, उसकी वजह से हम उठ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी काफी टाइम पहले भी हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। मिस्टर मिलर डजंट लाइक वेटिंग। ऑप्शन ए कीप, ऑप्शन बी इज केप्ट, ऑप्शन सी बीइंग केप्ट,
या ऑप्शन नंबर डी केप्ट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा मिस्टर मिलर के लिए? मिस्टर मिलर को क्या नहीं पसंद है? वेटिंग करना पसंद नहीं है। तो इसके लिए वर्ड कौन सा ठीक होगा ये आपको बताना है। जल्दी से देखिए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ देता हूँ। इसमें सिनोनिम हमें बताना है। ब्लैंक ही है, ब्लैंक ही है। ही वॉज हेयर लास्ट वीक। ऑप्शन ए है ऑन एट इन। नोट नीडेड का मतलब है किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे कोई वर्ड नहीं आएगा इनमें से। तो जल्दी से ये मिस्टर मिलर को वेटिंग नहीं पसंद है, तो इसमें कौन सा वर्ड सही रहेगा? तो कीप नहीं आ सकता, इज कैप्ट नहीं आएगा, क्योंकि क्या है और कोई वेट करवा रहा है। बीइंग कैप्ट यानी कि उनको वेटिंग करवाया जाए, तो वेटिंग करवाया जाए, उनको वेट करवाया जाए, ये आपको क्या होगा? सही ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन होगा। मिस्टर मिलर डज नॉट लाइक बीइंग कैप्ट वेटिंग, तो उन्हें वेटिंग करवाते रहा जाए, तो ये उनको पसंद नहीं है। नेक्स्ट, ही वॉज हेयर डैश लास्ट नाइट। तो वो लास्ट नाइट को हमारे यहाँ था, तो इसलिए कौन सी प्रेपोजिशन यूज होगी? यहाँ पे प्रेपोजिशन हमें यूज करनी है। तो इसमें कौन सी प्रेपोजिशन यूज होगी? ऑन होगी, इन होगी, एट होगी, या फिर कोई सी भी नहीं, बस ऐसे ही खाली रहेगा बिना किसी प्रेपोजिशन के। तो चलिए इसका आंसर क्या है? नॉट नीडेड। तो कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं चलेगा। क्या आएगा? सीधा आएगा ही वॉज हेयर लास्ट वीक। तो लास्ट वीक हमारे यहाँ था। चलिए 2 क्वेश्चन बच गए इंग्लिश के हमारे। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। इसमें सिनोनियम बताना है झील का। झील का हमें सिनोनियम बताना है, यानी समानार्थी। पहला ऑप्शन है इंक्रीज, ऑप्शन बी है सॉफ्ट, ऑप्शन सी है एंथुसियाज्म, या ऑप्शन डी हमारा ब्रेव। तो झील का क्या सिनोनिम है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक मैं लिख देता हूं। नेक्स्ट है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में हमें कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? ही सेड टू मी व्हाट आर यू रीडिंग। तो इसका चेंज करना है हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ही सेड दैट व्हाट आई एम रीडिंग ऑप्शन बी है हमारा। ही आस्क्ड मी what I was reading, option C, he said that what was I reading, और ऑप्शन डी है हमारा। He asked me what I am reading। जल्दी से बताइए पहला ऑप्शन क्या है? झील का सिनोनिम क्या है ये हमें बताना। इंक्रीज होगा, सॉफ्ट होगा, एंथुसियाज्म होगा, या फिर ब्रेव होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हमारा कौन सा ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एंथुसियाज्म। झील क्या होता है? एंथुसियाज्म, एक तरह से जोश होना किसी चीज के लिए। एंथुसियाज्म यानी एक तरह से क्या कहते हैं इसको,
किसी चीज़ के लिए क्रेजी होना, कि उसके लिए क्या है, एक तरह से एंथुसियाज्म होता है, जील होता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में हमें कन्वर्ट करना है। ही सेड टू मी व्हाट आर यू रीडिंग, तो इसका कैसे कन्वर्ट होगा, ही सेड दैट आई एम रीडिंग, या फिर ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज रीडिंग, ही सेड दैट व्हाट वाज आई रीडिंग, या फिर ही आस्क्ड मी व्हाट आई एम रीडिंग। जल्दी से बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो अगर आपने बेसिक से थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा सीधा इसका क्या होगा, ही आस्क्ड मी, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे सेड नहीं आएगा, सेड वाले सेंटेंस तो दोनों गलत हो गए। तो अभी क्या आ जाएगा, आस्क्ड आएगा, तो आस्क्ड में क्या है, व्हाट आई वाज रीडिंग या व्हाट आई एम रीडिंग, तो आई वाज रीडिंग आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेड है तो पास्ट हो जाएगा, ये एम नहीं आएगा, एम क्या है, प्रेजेंट में यूज होता है, तो पास्ट में क्या यूज होता है, वाज यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक हो जाएगा। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज रीडिंग, तो आस्क्ड आया क्वेश्चन मार्क की वजह से, और सेड की वजह से क्या आया, हमारा वाज आया, तो इसलिए यहाँ पे एम नहीं आएगा, वाज आएगा, और आस्क्ड आएगा सेड की बजाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे अभी हिंदी के क्वेश्चन बच गए हैं, जल्दी हम इसको ख़त्म करने वाले हैं, बस थोड़ा सा 10 मिनट का काम है, अभी तो कुछ नहीं बचा। हिंदी क्वेश्चन नंबर 23, वह लजा रही है यानी शर्मा रही है, यह वाक्य डैश क्रिया का उदाहरण है। कौन सी क्रिया का उदाहरण है ये आपको बताना है। तो ए सकर्मक, बी अकर्मक, सी द्विकर्मक, या डी सकर्मक और अकर्मक दोनों। जल्दी बताइए इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है। तो ये लजा, वह लजा रही है, ये कौन सी क्रिया का उदाहरण है, सकर्मक का है, अकर्मक का है, द्विकर्मक का है, या फिर सकर्मक और अकर्मक दोनों का। जल्दी बताइए इसका ऑप्शन क्या ठीक है, कौन सा ठीक है। तो इसका ठीक है ऑप्शन नंबर अकर्मक, ऑप्शन नंबर बी अकर्मक। तो अकर्मक क्रिया क्या है यहाँ पे, वह लजा रही है, इसमें क्या है, यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है मैच द कॉलम। तो ये आपको मैच को द कॉलम करने हैं, किसके साथ क्या कॉलम मैच हो रहा है ये आपको जल्दी से बताइए, उसका ऑप्शन क्या ठीक है। इसमें अभी मैं ऑप्शन लिखने जाऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ये क्वेश्चन। जल्दी से ये क्वेश्चन हम आपका रफ कर देते हैं ऊपर वाला। तो आपको ये मैच द कॉलम में कमेंट करके बताना है किसकी कौन सा बच्चा किसका बच्चा है।
कलब, कलब पिल्ला, बछड़ा, पाड़ा, चूजा, कुत्ते का, भैंस का, हाथी का, मुर्गे का, गाय का, किसका बच्चा है, कौन सा बच्चा किसका बच्चा है, ये आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं किसका कौन सा है। तो कै, कै क्या है, कलब है, ये किसका बच्चा है, गाय का बच्चा है। दूसरा है खै, खै किसका बच्चा है, पिल्ला, पिल्ला कुत्ते का बच्चा है, ये आपको पता ही है। बछड़ा किसका होता है, बछड़ा होता है गाय, एक मिनट सॉरी ये यहाँ पे गलती होगी थोड़ी सी। तो कल्लब किसका बच्चा है, हाथी का बच्चा को कहते हैं कल्लब। पिल्ला किसको कहते हैं, कुत्ते के बच्चे को। बछड़ा किसको कहते हैं, गाय के बच्चे को। पाड़ा किसको कहते हैं, भैंस के बच्चे को। और पुजूजा किसका होता है, मुर्गे का बच्चा होता है। तो इसमें देख लीजिए इसका क्या है, इसका ई है, इसका ए है, इसका ऊ है, इसका आ है और इसका ई है। तो ये सभी ऑप्शंस ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी ये तब तक आप देख लीजिए एक बार थोड़ा दोबारा से, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो ये बताना कौन सी क्रिया का उदाहरण है, राम रोटी खाता है। वही आपके पास ऑप्शन है, सकर्मक हो गया, अकर्मक हो गया, द्विकर्मक या फिर नोटा, कोई नहीं इनमें से। जल्दी से बताइए कौन सी क्रिया का उदाहरण है, राम रोटी खाता है। तो राम रोटी अपने आप खा रहा है, वो कोई ना कोई क्रिया कर रहा है, तो वो खुद कर रहा है, यानी यहाँ पे कौन सा हो गया, ये सकर्मक हो गया। तो यहाँ पे अकर्मक नहीं हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, सकर्मक हो गया, राम रोटी खाता है। तो नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अभूतपूर्व, शब्द का अर्थ बताना आपको। ए जो पहले अद्भुत हुआ करते थे। ऑप्शन बी जो पूर्व जन्म में भूत न बना हो। ये एचएसएससी भी पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चंस देती है, कैसे कैसे ऑप्शन बना के दे देती है। ऑप्शन सी जो पहले कभी ना हुआ हो। या ऑप्शन डी जो पहले भूतों जैसा हो। तो इसमें कुछ खोजने की बात ही नहीं है, पहले से ही बात है। अभूतपूर्व क्या हो गया, इसका शब्द हमें बताना है। तो ये देखो, जो पूर्व जन्म में भूत ना बना हो, जो पहले भूतों जैसा हो, ये क्वेश्चन की कोई ऑप्शन देने के हैं। एचएसएससी ऐसे ऐसे ऑप्शन देती है, तो इसमें क्या करने वाला कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है, जो पहले अद्भुत हुआ हो, ये नहीं हो सकता। इसमें क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। यानी कि भूत, भूत का मतलब क्या है, भूतकाल। तो भूतकाल में पूर्व का मतलब है पहले, ए का मतलब हो गया नहीं हुआ हो। तो यानी कि भूतकाल में पहले जो नहीं हुआ है, अभूतपूर्व हो गया वो। जो घटना पहले कभी नहीं घटी हो, उसको अभूतपूर्व कहते हैं। जैसे कोरोना वायरस हो गया, लॉकडाउन हो गया, हमारे यहाँ लॉकडाउन पहले नहीं हुआ था,
आपने देखा था कभी पहले स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह बंद कर दिए गए हो, इंस्टीट्यूट बंद कर दिए गए हो, जॉब सारी पॉज कर दी गई हो, तो ऐसा पहले नहीं हुआ था। तो ये अभूतपूर्व हो गया, ये घटना क्या होगी, अभूतपूर्व होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। प्राण, तो जो प्राण है, प्राण शब्द कौन से वचन में प्रयोग होता है? तो कौन सा वचन है इसमें? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, या फिर डी नोटा। तो कौन सा वचन है इसमें? प्राण शब्द में कौन सा वचन आता है? एक वचन आता है, द्विवचन आता है, बहुवचन आता है? जल्दी से बताइए, आपको बताना पड़ेगा, बताए बिना काम नहीं चलेगा। ऐसे एचएसएससी क्लियर नहीं होगा एग्जाम जब तक आपको, आप बोलो नहीं गए, आप कमेंट नहीं करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको आता है नहीं आता है? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, या कोई सा भी नहीं में से। जल्दी से बताइए, प्राण शब्द में कौन सा वचन होता है? तो बता देते हैं, हम ही बता देते हैं, आपको नहीं बताना है तो। इसमें होता है बहुवचन। तो बहुवचन कौन सा होता है? प्राण शब्द में बहुवचन यूज होता है, बहुवचन में होता है। क्योंकि प्राण क्या होते हैं? प्राण पखेरु उड़ गए, उड़ गया नहीं कहते उसको, उड़ गए कहते हैं। प्राण उड़ गए, प्राण चले गए, तो बहुवचन हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। तिराहा, इसमें उपसर्ग बताना कौन सा है? ती, ती, तीरा, या फिर तिर। तो इसमें कौन सा है? तिराहा में कौन सा उपसर्ग है? ती है, ती है, तिरा है, या फिर तिर है? तो उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग है इसमें, यहाँ पे इस शब्द में? ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक मैं लिख देता हूँ, आप सोचिए, थोड़ा सोच विचार कीजिए, आएगा आपको भी समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। मन जमा रथ क्या बन गया, ये बताना है आपको। मनरथ, मनरथ, मनोरथ, या फिर मनरथ। तो ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन ठीक है, ये आपको बताना है। इसमें कौन सा हो गया? टी, ती उपसर्ग हो गया, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? ती प्लस राहा, यानी तीन राह मिलते हो, जहाँ पे तीन रास्ते मिलते हैं उसको तिराहा कहेंगे। जैसे चार रास्तों को क्या कहते हैं? चौराहा कहते हैं। उसी तरह तीन रास्ते, जहाँ तीन रास्ते मिलते हैं उसको तिराहा कहेंगे। नेक्स्ट शब्द है मन प्लस मनय प्लस रथ, क्या बन गया? मनरथ हो गया, मनरथ हो गया, मनोरथ हो गया, फिर मनहरथ हो गया। कौन सा हो गया इसमें, ये आपको जल्दी से बताइए आप। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज की सीरीज यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट संडे को हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे, जो हमारा 22 तारीख का सितंबर का मॉर्निंग शिफ्ट होगा, उसको हम लेकर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, क्या है? बालक से दूध पिया गया, बालक ने दूध पी लिया भाई, आप भी पढ़ लो। पिया गया, यह वाक्य, तो इसमें कौन सा वाक्य है आपको बताना है, वाक्य बताना है आपको। तो वाक्य कौन सा इसमें, ये आपको बताना है। इसका आंसर देख लो एक बार। इसका आंसर क्या हो गया हमारा? मनोरथ। तो मन प्लस रथ, मना प्लस रथ क्या हो गया? मनोरथ हो गया हमारा, ये बना दिया हमने। नेक्स्ट बता देते हैं, इसमें क्या है? बहुवचन है, ऑप्शन बी। कर्मवाच्य है, ऑप्शन सी। कृतवाच्य है, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, कोई और ही वाच्य है।
जल्दी से बताइए, इसमें क्या है? लास्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा जोश दिखाइए, बहुत टाइम हो गया अभी तो। मैं भी इतना जोश दिखा रहा हूँ, आपको भी दिखाना पड़ेगा जोश, तभी काम चलेगा, तभी पेपर क्लियर होंगे। बहुवाच्य, क्रमवाच्य, कृतवाच्य कोई सा नहीं। अरे यार इतना टाइम लगा रहे हो, चलो मैं ही बता देता हूँ। क्रमवाच्य इसका उत्तर है। क्रमवाच्य क्या हो गया? बालक को दूध, बालक से दूध पिया गया। काम किसने किया है? हमारा बालक ने किया, एक कर्म हुआ है। कौन सा कर्म हुआ है? दूध पिया गया। तो ये कौन सा वाच्य हो गया? हमारा क्रमवाच्य हो गया। चलिए आज की सीरीज यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा नेक्स्ट संडे क्या होगा? नेक्स्ट संडे को हम लेकर आएंगे 22 सितंबर का, जो मॉर्निंग इवनिंग का शिफ्ट होगा उसकी बजाय अभी मॉर्निंग का शिफ्ट हम लेकर आएंगे। जीके के, इंग्लिश के, हिंदी के हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। और बड़े बनते रहिए हमारे चैनल पर। पॉलिटिकल लेक्चर्स भी आप देखते रहिए। हम कल करने वाले हैं शुरू, हमारा क्या है, कौन सा लेक्चर हम शुरू करने वाले हैं? वाइस प्रेसिडेंट का नया लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।